प्यारे बच्चों, आज हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर में जो है मृदा का हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आइए हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं। मृदा, मिट्टी और जल में क्या क्या हम लोग पढ़ाई कर लिया है। चलिए इसको रिविजन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में बच्चा हम लोग ने भूमि, मृदा एवं जल के क्रम में हम लोग क्या पढ़ा? भूमि के बारे में पढ़ा। भूमि के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये देखते हैं। हमने भूमि के बारे में पढ़ा, भूमि क्या होता है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, किन चीज़ों में मानव इसका उपयोग करती है। फिर हमने देखा कि भूमि का उपयोग डिफरेंट क्षेत्र में होता है, सड़क में, रेल में, पेड़ पौधा में, सब कुछ में हमने देखा। फिर हमने देखा कि इसका उपयोग में अंतर क्यों है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपयोग क्यों होता है, जबकि भूमि तो सेम ही है, ठीक है। फिर हमने देखा इसके बारे में, इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कारक क्या है, मानव निर्मित कारक क्या है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा इसके उपयोग के प्रारूप में अंतर क्यों है, क्या इसका उपयोग है, ठीक है। उपयोग के कितने वर्ग हैं हमने देखा, ये देखा। वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, परती, और ये सब हम लोग देखा। फिर हमने देखा कि इसका संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ता है, क्यों मिट्टी को संरक्षित करना चाहिए, ताकि मानव सभ्यता में आगे आने वाले भविष्य में इसका सही से सदुपयोग और उनके लिए सुरक्षित रह पाए। चलिए हमने देखा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय है, वृक्षारोपण करना चाहिए, जैविक कृषि पर बल देना चाहिए, और डिफरेंट चीज़ हमने देखा, ठीक है। चलिए हमने देखा कि मृदा के बारे में देखा कि मृदा क्या है। मृदा पृथ्वी के ऊपरी भूपट्टी को बोलते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, ह्यूमस वगैरह, हमने सब कुछ पढ़ा। ह्यूमस के बारे में जाना हम लोग, वायु, जल, सूक्ष्म खनिज, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, हमने देखा इससे पहले। चलिए मृदा का उपयोग देखा हम लोग, कहाँ कहाँ करते हैं, मूर्ति बनाने में करते हैं, गृह कार्य में करते हैं, सब देखा हमने। मृदा निर्माण कैसे होता है, मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने देखा। हमने ये भी देखा कि 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। आगे हमने देखा रासायनिक ऋतुचरण क्या है और भौतिक ऋतुचरण क्या है। हमने कल इन चीज़ों को पढ़ चुका है, आप चाहो तो रिविजन कर लो एक बार, या पिछला वीडियो देख लो आप। इसके प्रकार को देख चुका है, मृदा के प्रकार को, किन किन आधारों पर का प्रकार बांटा गया है, फिर उसके अंदर क्या क्या है, हमने सब कुछ का पहले पढ़ाई कर चुकी है। मिट्टी देख चुका है, ठीक है। हम लोगों के मैप के थ्रू समझा कि भारत में मृदा का वितरण कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ जलोढ़ है, ठीक है, और कहाँ पर्वतीय वन क्षेत्र है, लेटेराइट कहाँ पे है, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। हमने उन चीज़ों के बारे में, सारी मृदा के बारे में, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, बांगर, खादर के बारे में इन डिटेल्स पढ़ाई कर चुके हैं। चलिए हमने देखा कि मृदा अपरदन क्या है। अपरदन मतलब मृदा का क्षय कैसे होता है, क्या उसके प्रभावित करने वाले कारक क्या है, मतलब कौन सा कारक उसको इफेक्ट डालता है जिस वजह से मृदा का क्षय हो जाता है, ऊपरी परत का बहाव हो जाता है, कटाव हो जाता है। हमने सब कुछ पिछले क्लास में डिटेल्स में पढ़ चुका है, ठीक है। संरक्षण क्यों करना चाहिए वो भी हम लोगों ने देख चुका है, कैसे करेंगे संरक्षण मृदा का। मिट्टी का संरक्षण लोग पढ़ चुके हैं, मृदा का भी पढ़ चुके हैं। आगे अब हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जल संसाधन से तात्पर्य जल के प्राकृतिक संसाधनों से, जो जल आपूर्ति के स्रोत के रूप में संभावित रूप से उपयोगी है। पृथ्वी पर लगभग 97% जो है मुख्य रूप से खराब पानी है। अगर आप 100% मानो पानी को, तो 97% पानी ही 97% पानी तो पूरा खराब पानी है, अर्थात समुद्री पानी है, जो उपयोग में नहीं लाया जा सकता। सिर्फ 3% पानी जो है वो पानी हम लोग पीने योग्य है, यानी कि ताज़ा पानी है। उसमें से भी 2% करीब बर्फ़ है, और 1% में नदी, झील, भूमिगत तालाब सब है। यानी मतलब 3% का 2/3 तो 2% जो है वो तो बर्फ़ के रूप में आर्कटिक और ग्लेशियरों में जमा हुआ है, नॉर्थ पोल पे जमा हुआ है और ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए जो जल है ना वो कैसे बनता है। जल जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करता है, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे देखा इसको। जल जो है वो तरल, गैस और ठोस तीनों अवस्था पाई जाती है। आप बोलो सर कैसे पाई जाती है, आप ये चीज़ देखो कि ये बाबू बच्चा, आप ये देखो, ये क्या है, मानते चलते हैं समुद्र है, और ये मान के चलते हैं ये पहाड़ है, और पहाड़ पे ग्लेशियर का जमा हुआ है, ग्लेशियर जमा हुआ है, ठीक है। तो इधर से जो वेपोरेट होके सूरज की रोशनी में
जब रोशनी पड़ती है तो जो होता है पानी वो गर्म होकर क्या वाष्पित हो जाती है। तो वाष्प क्या है, ये जो वाष्प बनता है ये गैस ही तो है। और जब वाष्प आगे जाती है संघनन होके, जब संघनन होके ज़मीन पर आती है धरती के रूप में, तो द्रव बन जाती है, नदियों में जाके मिल जाती है, नदियों में द्रवस्था मिल जाती है। और ठोस अवस्था में कहाँ है, तो ये पहाड़ पे हिम जमा हुआ है, ये हिम क्या है, ये ठोस कण। ठीक है, इन चीज़ों को आपने समझ गया। चलिए अब देखो, स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का ही हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। हमने देखा था तभी कि जो 97% पानी पाए जाते हैं वो तो सिर्फ पूरा खारा पानी है। रेस्ट ऑफ 3% उपयोगी में लाया जा सकता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% उपयोग में लाते हैं, क्योंकि जो नदी है, तालाब है और भूमिगत जल है, उधर से ही हम लोग का दैनिक जीवन में पानी का प्राप्ति होता है। आप ग्लेशियर खोद के तो पानी लाओगे नहीं, वो पिघल के नदी में आता है और नदी का हम लोग उपयोग करते हैं। तो डायरेक्टली रूप से लोग नदी, तालाब एवं भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। हालांकि हिम पहाड़ जो होता है उससे पानी पिघल के नदी में ही आता है, और हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि नदी में आने के बाद उसका कैसे क्षय हो जाता है, कैसे वो समुद्र में मिलकर खरा पानी में वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है, अच्छा हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि विभिन्न सागरों में कितने % जल का मात्रा है। जो प्रशांत महासागर है इसमें सबसे अधिक पानी की मात्रा है 49.9%, इसी वजह से ये सबसे बड़ी महासागर है। दूसरी अटलांटिक महासागर में 25% है, और हिंद महासागर में 20.5% है, और आर्कटिक में 3.9%। आप इन चीज़ों का नोट्स में ज़रूर से मेंशन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, जल का उपयोग। अभी जल का एक मानव अपने जीवन में क्या क्या उपयोग करता है इस पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग दैनिक जीवन में पानी पीने के लिए क्या प्रयोग करते हैं बच्चा, जल का प्रयोग करते हैं। कपड़ा धोने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, घर बनाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, बागवानी के लिए जल का प्रयोग करते हैं। आप इनफैक्ट देखो कि एक दूसरे से दूसरे देश जो बड़ी बड़ी जहाज़ जाती है समुद्री मार्ग से, वो भी जल के माध्यम से जाती है। कहीं पे आग लग गया तो जल बुझाने का काम आता है, भोजन बनाने के काम आता है, उद्योगों में काम आता है, रसायन उद्योग में, फैक्ट्री वगैरह में तो काफ़ी काम आता है। हम लोग जो पानी पीते हैं मिनरल वाटर, बिस्लेरी बोलते हैं आप लोग उसको इन जनरल, किंतु ये बहुत सारे, बिस्लेरी तो एक ब्रांड मात्र है, बहुत सारी ब्रांड आती है, किनले आती है और बहुत सारी ब्रांड है। तो जो ये मिनरल वाटर्स है क्या है, सब वही तो हम लोग जल का उपयोग करते हैं, पीने के रूप में उपयोग करते हैं। महासागरीय जल का उपयोग जल चक्र में होता है। आप देखो जल चक्र क्या होता है, जो महासागर होता है उसमें से पानी तो वाष्प बन के उड़ती है और संघनन होकर धरती पे आती है। तो ये पानी जब आती है तो कुछ % इसका पीने योग्य बन जाता है। खैर उसको समझ लेते हैं लोग क्या आता है। जल चक्र यह एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, वहाँ बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। यह जल बहकर पुनः महासागरों में चल जाता है और फिर वाष्पन और बादल निर्माण का तथा वर्षा की क्रिया होती रहती है। मतलब ये क्रिया रिपीट होती रहती है। ठीक है, अपने समझ का जल चक्र क्या है, आगे इनको फिगर के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये पूरा जो आप फिगर देख रहे हो ये फिगर है जल चक्र का। क्या होता है कि जो आप देख रहे हो ये पानी के अंदर संग्रह हुआ है, किस रूप में, सागर में हुआ है, नदी में हुआ है और तालाब में हुआ है। जब सूर्य के प्रकाश इस पे पड़ते हैं तो ये गर्मी में वाष्पित होके इवापोरेशन प्रक्रिया इसमें होता है, इवापोरेट होके उड़ने लगता है, और ये उड़ के फिर जाके आसमान में संघनित होता है, छोटे छोटे कणों में जाके मिलके ये बड़े बादल का निर्माण करता है। और जब बादल संघनन प्रक्रिया में भारी होता है तो बाद में वर्षा के रूप में बरसने लगता है। जब ये इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, आई मीन कि वाष्पीकरण का प्रोसेस होता है, तो वाष्पीकरण नदी से तो होता ही होता है, साथ में पेड़ पौधे में जो नमी होती है उसका भी इवापोरेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है, और फिर जाके एक साथ संघनन होता है, और फिर वहाँ से वर्षणन यानी कि प्रेसिपिटेशन का कार्य होता है। और ये फिर अगर ये वर्षा डायरेक्ट मैदानी इलाका में हो गया तो सीधे नदी में जाके मिल जाएगा, अदरवाइज ये पहाड़ों पर हुआ तो पहाड़ों से होते हुए सारे पानी आके नदी और सागर तालाब में मिल जाते हैं, और फिर ये प्रोसेस होते रहता है, ये प्रोसेस अनवरत होते रहता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जल चक्र बच्चा। ओके, ठीक। अब आप देखो जलों का वितरण, हमने जस्ट अभी पढ़ा कि अगर 100% जल है तो उसमें 97% कहाँ है बच्चा, लगभग क्या है, ये महासागर में है, और 3% जो है ये क्या है, बर्फीले पहाड़, भूमिगत जल और बाकी वायुमंडल में, नदियों में पाया जाता है, जो अलवणीय है। आप महासागर के जितने भी जल है वो
लवणीय जल है, ठीक है। तो आप देखो लगभग 97.3% है इसमें एग्जैक्टली में, ऐसे हम लोग 97% बोलते हैं इसको। जो रेस्ट पानी है, ये इतना पानी, ये ओनली 1% है, और इसी का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, पीने के रूप में। ऑल दो इस 2% का भी उपयोग करते हैं, तो 2 + 1 3% का उपयोग टोटल पी सकते हैं, बट 1% का अभी इंसान उपयोग कर रहा है, ठीक है। भारत में विश्व का लगभग 16% जनसंख्या निवास करता है, जबकि भारत में सिर्फ 4% जो जल है वो उपलब्ध है पीने के लिए। आप सोचो कि विश्व में अगर मान के चलते हैं, अगर 1 लाख आदमी है तो उसमें से 16,000 तो सिर्फ भारत में निवास करता है, 1 लाख में से। पूरा विश्व में अगर ऐसा है तो उसमें से सोचो आप कि हाँ 16% है, ठीक है, और 4% ही पानी पीने योग्य है। तो पानी अगर 100 लीटर है तो सिर्फ मेरे पास 4 लीटर पानी पीने के लिए, और आदमी 16,000, तो ये कितने विकट परिस्थिति है। इन कंडीशन में हम भारतीयों को यह ध्यान देना चाहिए, आप बच्चों को यह ध्यान देना चाहिए, अपने आसपास के इलाके में पानी का संरक्षण पे पूर्ण जोर देंगे। आगे की स्लाइड में हम आप पढ़ेंगे कि संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए बच्चे, ठीक है। ऐसे आप एक फैक्ट जान लो कि भारत में नदियों में जो होता है, सबसे वार्षिक जल प्रवाह किस नदी का है, ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। आप इसको नोट में बना लोगे। आइए बच्चा जल संकट को देखते हैं। वैसे तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। आप देखो, नवीकरणीय वो होता है जिसमें जो प्रकृति के द्वारा पुनः पूर्ति हो जाता है, किंतु बच्चा जल को मानव के द्वारा काफ़ी ह्रास किया गया। जल जो है, अगर आप जल को ह्रास करोगे तो, और जल और वन को हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, जल और वन नवीकरणीय संसाधन है, किंतु अगर मानव का हस्तक्षेप इसमें होता है तो ये नवीकरणीय संसाधन नहीं रह जाता है। ये संसाधन का दुरुपयोग होने से ये काफ़ी जल्दी मात्रा में ह्रास होता है, ठीक है। इसका नवीकरण जल चक्र द्वारा स्वतः प्रकृति में होता रहता है। मैंने बताया जस्ट अभी आपको कि स्वतः पृथ्वी में होते रहता है, पृथ्वी और जल चक्र के माध्यम से रिफिलिंग कार्य होते रहता है, किंतु पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने लायक जल मात्र 1% से भी कम है। हमने बताया था ना आपको कि 100% में से 97 तो खरा पानी है, अनुपयोगी है 3% है, इसमें भी 2% जो है वो तो बर्फ़ के रूप में है, और 1% तो भूमिगत नदी है जिसका हम लोग उपयोग करता है। वही चीज़ हम लोग देखा। इसका वितरण तो असमान है ही, जल प्रदूषण भी तेज़ी से हो रहा है। बताया आपको काफ़ी प्रदूषण हो रहा है, और वितरण तो असमान है ही, भूगर्भीय जल स्तर भी कम हो जाता है। जो हम लोग ग्राउंड वाटर चापाकल से पानी पीते हैं, उसका स्तर आज दिनों पर दिन घटते जा रहा है। आप ये देख लो कि जो पटना वगैरह सिटी है, भागलपुर सिटी है, उधर अपने जो आप लोकल इलाका देखो, नॉर्थ बिहार में तो पानी मिल जाती है। नॉर्थ बिहार में सहरसा कोसी का जो क्षेत्र है, कोसी क्षेत्र, वहाँ भूमिगत वाटर आपको 30 फीट पे मिल जाती है बच्चे, किंतु पटना में ये लगभग 200 फीट पे पानी नहीं मिल रहा है बच्चा, नहीं मिल रहा है। आप ध्यान देना। और कारण क्या है इसका? कारण है इसका जल प्रदूषण तेजी से और जल का ह्रास। भूगर्भीय जल स्तर भी कम होता जा रहा है, इसलिए धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। विश्व जनसंख्या की वृद्धि दर से पानी की जरूरत में दोगुनी वृद्धि आई है। आप देख लो, पानी का उपयोग तो आदमी दोगुनी रूप से कर रहा है, किंतु पानी तो है लिमिटेड। अब 1 लीटर पानी में 2 लोग को ही पीना है। अब लोग 4 हो गए तो पानी का बंटवारा 4 लोगों में होगा, किंतु पानी तो आपके पास 1 लीटर ही है। अब 250 ग्राम पियोगे आप, और पहले तो क्या 500 ग्राम 2 आदमी पीते, ठीक है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में विश्व के अधिकांश देश जलाभाव से ग्रसित होंगे। जलाभाव का मतलब जल का वहाँ अभाव होगा। जल का क्या होगा? जल का अभाव होगा बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। देखो, ऐसे तो क्लास 8 के बच्चे चाहे तो इसको नोट्स में लिख सकते हैं, किंतु अगर नहीं भी लिखते तो एक बार उसको गो थ्रू से पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो कोई कंपटीशन के बच्चा देख रहे हो तो इसको पक्के तौर पे आप अपने नोट्स में शामिल कर लेना, ठीक है। देखो, भारत में जल संकट कारण क्या है? ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, तो हम लोग कुछ प्रमुख कारण को देखेंगे। आइए देखते हैं। मानसून की अस्थिरता भी जल संकट कारण है। अगर टाइमली मानसून नहीं आता है तो उसे जो हम लोग कृषि कार्य करते हैं,
कृषि कार्य में अधिकता क्या होती है? जल का प्रयोग होता है। भारत में जितने तरह की कृषि होती है उसमें जल की मात्रा अधिकता होती है। आप देखो भारत में जो पारिस्थितिकी है ऐसी फसलों का अनुकूल है जिनके उत्पादन में अधिक जल का आवश्यकता होती है, जैसे चावल, गेहूँ, जूट, कपास इत्यादि। और टाइम पर अगर मानसून नहीं होता है तो लोग उसकी सिंचाई किससे कर लेते हैं? अपने नलकूप से, या मोटर जिसको बोलते हो, मोटर से करते हैं। और इससे मोटर से क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है वो निकल के खेतों में जाता है, बाद में इवोपरेट होकर आसमान में चल जाती है और फिर वहाँ से नदी और आपका सागर में तो खारा पानी पहले से है, वहाँ मिल के पानी का लगभग परसेंटेज खराब हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जल का संकट उत्पन्न होता है। ठीक है, भारतीय शहरों में जल संसाधन के पुनर्प्रयोग के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जाते। कहीं देखो जल का उपयोग और उसका दोबारा उपयोग, पुनर्प्रयोग का मतलब होता है अगर आप एक जल का उपयोग कर लिए तो उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं। सपोज कि हम लोग एक बाथरूम में अगर हम लोग 10 लीटर पानी डेली यूज करते हैं, 10 लीटर पानी यूज करते हैं तो उसका उपयोग जो है बच्चा, उसका उपयोग हम लोग पुनः, जैसे गमला में देना, रोड पे छिड़काव या अन्य जो एक्स्ट्रा गतिविधि उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसका पुनर्प्रयोग नहीं होता है। इन कारणों से भी पानी में कमी आ रहा है, ह्रास आ रहा है। लोगों को बीच जागरूकता का अभाव है, नॉलेज का अभाव है। लोग टोटी को ऐसे खोल दिया छोड़ते हैं। गाड़ी की धुलाई में हज़ारों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पीने के लिए पानी में कितने सारे देश हमारे लोग तरस के मर रहे हैं बच्चे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि भारत में क्या है कि समस्या दक्षिण और उत्तर पश्चिम भागों में इंगित किया गया है। इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि यहाँ कम वर्षा होती है। चेन्नई तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून बरसात नहीं हो पाती। अब देखो एक्चुअली भारत का जो मैप है अपना बच्चा, ये मैप देखो ऑलमोस्ट बनाते हैं। इधर अपना क्या है, इधर हिमालय पहाड़ और मानसून जो यहाँ से निकल के आती है तो ये टकरा के मैक्सिमम वर्षा इन क्षेत्रों में कर देती है। तो इधर का जो एरिया है इसमें बारिश कम होती है और बारिश कम होने की वजह से जो ज़मीन का ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो नहीं हो पाता है और फलतः पानी में वर्षा की मात्रा घट जाती है तो ज़मीन वाटर भी घट जाता है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जल की कमी के कारण को देखते हैं हम लोग। क्या है, जनसंख्या का बढ़ना, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर 10 लीटर पानी में हम लोग 10 लोग पीते हैं तो अगर 20 लोग हो गए तो पानी 500 ग्राम पिएंगे। तो पानी तो हम लोग आधा लीटर कम पीना शुरू कर दिया है, तो पानी घटेगा भी। साथ में पानी दैनिक जीवन में सिर्फ पीने के रूप में उपयोग नहीं होता है, स्नान, कपड़ा धोना, बाथरूम जाना, सब का लिए पानी उपयोग होता है। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू द वाटर। तो जब सब कुछ अगर वाटर से रिलेटेड है तो सब तो उपयोग करेगा। अगर सब उपयोग करता है तो वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या का बढ़ेगा तो पानी घटेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी घटेगा बच्चा। ठीक है, अति दोहन उपयोग कर रहे हैं हम लोग, पानी का सिंचाई का काम कर रहे हैं तो उससे भी दोहन होता है। जल का दुरुपयोग हो रहा है, गाड़ी धोने लगते हैं जल से और लाखों लीटर पानी बर्बाद करते हैं हम लोग डेली के बेसिस पे। जल का समान वितरण, जल एक जगह समान वितरण तो है भी नहीं, प्रदूषित हो जा रहा है, फिर पुनः उपयोग में नहीं ला जा रहा है। अंधाधुंध बहुमंजिला इमारतें बन रही है, लाखों लीटर पानी लग रहा है। और आप इंसान लग्जरी जीवन के लिए स्विमिंग पूल का उपयोग करते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं और स्विमिंग पूल में लाखों लीटर पानी लगता है और फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं करके अंडरग्राउंड भेज दिया जाता है या नालों में बहा दिया जाता है, ठीक है। अभी देखिए जल प्रदूषण के बारे में जानते हैं। जल प्रदूषण क्या है एक्चुअली में? देखो, जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना। जल के गुण में अगर अंतर हो जाता है या उसमें कुछ अवांछित पदार्थ अगर मिल जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। और इसके प्रभाव के स्रोत क्या क्या हैं? घरेलू कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, आप आगे चल के देखते हैं कि जल संरक्षण के हम लोग उपाय क्या क्या करना चाहिए बच्चा। देखो, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। इसका संग्रह करके हम लोग पीने योग्य से लेके और घर के दैनिक जीवन में बहुत सारे काम में उपयोग कर सकते हैं। छत का वर्षा जल संग्रहित करना चाहिए। ठीक है, वर्षा जल भी करना चाहिए और छत पर अगर हम लोग अगर ये छत है, घर है और प्रॉपर वे से आप इधर लगा दो अपना एक पाइप, और पाइप को डाल दो ग्राउंड वाटर में। उस वाटर का उपयोग मोटर के थ्रू आप कर लो, गाड़ी धोने में, कपड़ा धोने में। तो क्या उसका उपयोग होगा कि नहीं होगा बच्चे? जल का समुचित उपयोग हो जाएगा उसका। जल को प्रदूषित होने से बचाना है, उसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिलाना है, जल के पुनः चक्रण का तकनीकों को अपनाना है। ठीक है, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना है। अब ड्रोन से छिड़काव कर लो, ना कि खेतों में लगा दिए मोटर और पूरा खेत को डुबा के पटा दिए। जल संरक्षण की महत्ता को बताना है, सब ये जन जागरूकता करना है, जन जागरूकता फैलाना है।
प्राचीन जल संचय की तकनीकों को अपनाना है। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का बच्चा एंड होता है। ये चैप्टर हम लोग का एंड होता है। थैंक यू। आपने तीनों लेसन कंप्लीट कर लिया है। जो नहीं किया है वो पीछे का जितने भी लेक्चर हैं, पीछे का तीनों वीडियो 1, 2 वीडियो और ये तीसरा वीडियो आप लोग जाके देख ले पूरा। इसका नोट्स प्रॉपर बना लो सब लोग बच्चे। नोट्स बना कर हो, नोट्स का टाइमली रिवीजन भी करते रहना है सब बच्चों को। और आगे की कक्षाओं का आगे की चैप्टरों का सिलसिलेवार ढंग से वीडियो आता रहेगा। आप लोग अपने चैनल को, ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने दोस्तों को बता दो, ताकि हम लोग भी आगे इससे खुशी से नया अच्छे तरीके से वीडियो को डालते रहें। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी बच्चा नेक्स्ट क्लास में आपका टोटल क्वेश्चन एंड आंसर का प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू।